नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राशिद जहीर से मैंने कई मोर्चों पे बात की। पूछा कि क्या इजराइल का अस्तित्व बचा रहेगा या खत्म हो जाएगा। अमेरिका की इस करारी हार का मतलब क्या है और ऑपरेशन विश्व गुरु क्यों फ्लॉप हुआ। विश्व गुरु अमेरिका से आगे क्यों डरे हुए हैं। मैंने बातचीत की है कि किस तरह सांसदों को तोड़कर संविधान को बदलने की प्लानिंग क्या की जा रही है। रोचक बातचीत है, आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। चलते हैं राशिद जहीर के पास। राशिद भाई, प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया वाली चिकन बिरयानी और मूंग की दाल का हलवा बना के बैठे होंगे, लेकिन टीएमसी के बागी सांसदों ने एक अनजान सी पार्टी को चुन लिया जिसके बारे में लोग नाम तक नहीं जानते थे। तो कह रहे थे बीजेपी में विलय हो जाएगा, बीजेपी बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन वो भी टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो भी खुराफाती कम नहीं है। उन्होंने भी सोच लिया कि भैया यहाँ विलय हो गया तो कुछ मिलना मिलाना नहीं है, सब कुछ ठेंगे पे हो जाएगा। क्योंकि जब बहू घर पे आ जाती है तो चलती फिर सास की है। जब तक शादी नहीं होती तब तक बहू की वैल्यू रहती है। आपको क्या लगता है कि चूंकि आप पॉलिटिकल बहुत स्टडी करते रहते हो दिन में राशिद भाई, क्या लगता है कि ये खेला क्या हुआ या जानबूझ के ऐसा किया गया, या टीएमसी के लोग बागी लोग एक्सपर्ट निकले। खेल हुआ क्या होगा, इसमें कुछ अंदाजा बताइए जरा। संजय सर, इसके अंदर एक्चुअली बीजेपी की समझदारी ही कही है कि इस बार उन्होंने तोड़फोड़ तो की है लेकिन बहुत ज्यादा फ्रंट पर आकर नहीं की। और उन्हें थोड़ा सा हल्का सा संविधान की कुछ बातों का ज्ञान है, क्योंकि टीएमसी और बंगाल के लोगों को थोड़ा भद्रजन तो कहा जाता है। कल जब सागरिका घोष और कीर्ति आजाद झा लोकसभा स्पीकर से मिले तो उन्होंने संविधान के और कानून का एक पर्चा भी उनको दिया था, जो कि ममता बनर्जी के इशारे पर अभिषेक बनर्जी ने लिखवाया था। उसमें उन्होंने पर्टिकुलर कोड किया है कि जब कभी कोई सांसद टूटते हैं, हम ये बात सुनते हैं कि 2/3 टूट जाएंगे तो पार्टी का विघटन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 2003-4 के बाद संविधान की कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो हालांकि इनकी फजीहत हो चुकी थी महाराष्ट्र के बारे में, तो इस बारे में वो टीएमसी के सिर्फ सांसद हैं, उन्हें एक अननोन सी पार्टी के अंदर विलय करा करके उसे बता करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये तो दूसरी जगह विलय हुआ है, हम लोगों के अंदर नहीं आए हैं। ये अलग भी उसका गुट नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर अभी तक महाराष्ट्र का वो किस्सा पेंडिंग पड़ा हुआ है जो शिवसेना का था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसके बारे में कोई पर्टिकुलर राय तो दी नहीं है। तो ऐसे में संजय सर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में संवैधानिक पछड़े में ना पड़ जाए। हालांकि उनको कोई डर वगैरह ज्यादा लगता तो है नहीं, लेकिन फिर भी तो इस वजह से नई पार्टी के साथ उनका विलय दिखाया जा रहा है। और वो फिर पार्टी जो है 363 का उनका टारगेट है। मैं आपको फिर बता देता हूं, कल ही एक एनबीटी ने छापा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने यह कहा है कि जिस दिन भी हमारे पास 363 यानी कि 362 के बाद एक सांसद और हो जाता है, उसी वक्त हम परिसीमन कर देंगे, परिसीमन का बिल लेकर आ जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश सहित हिंदी बेल्ट सहित इनकी सीटें बढ़ जाएं। एनबीटी ने 3 दिन पहले पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी है कि इनके 170 सीटें जो प्रधानमंत्री को प्रपोजल दिया गया है कि पूरे देश में करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो सीटें पकड़नी जो 170 सीटें हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की हैं, राजस्थान की हैं, उत्तराखंड की हैं। यहाँ की सीटें उन्हें किसी सीट में से तो 2 जगह करनी है, कोई सीट 3 जगह करनी है, यानी कि 3 सीटें बनानी है और 2 बनानी है। ऐसे में संजय सर बात यह है कि इन लोगों को वो अपने बिल पास कर रहे हैं और बहुत जल्दी है। शीतकालीन सत्र का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। इनका मकसद यह है कि मानसून सत्र में हो जाए। अब उसमें टीएमसी के सांसद आ गए, टीएमसी के सांसद मिलके इनके पास आंकड़ा होता 313 का। उसके बाद इनकी नजर गई उद्धव ठाकरे में। आपको मैं बता दूं, शायद महाराष्ट्र की स्थिति को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि महाराष्ट्र में कल शिवसेना की मीटिंग बुलाई गई थी। 9 सांसद उनके हैं बेचारे बचे हुए, उसमें 4 पहुंचे हैं। उनके यहाँ होश उड़े हुए हैं। एनसीपी जो है मर्जर की स्थिति में है। शरद पवार का पुराना बयान पूरा देश जानता है। उन्होंने 2024 के बाद ही कह दिया था कि इसका विलय हो जाए। तो 8 सांसद वो हैं, और उसके बाद फिर वो जो है ना दूसरी तरफ आने वाले। तो इनको किसी भी सूरत में 363 करके अपने वो परिसीमन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन और बहुत सारे काम इनके ऐसे हैं जब इनके पास कोई अपोज करने वाला होगा नहीं। कीर्ति झा वो बड़ी शानदार बात कह रहे थे अभी हफ्ते 10 दिन पहले, कहीं मैं सुन रहा था उनको। मैं रशिया रहा हूं संजय भाई, तो वहां एक्चुअली हकीकतन बात यह है कि रशिया के अंदर जो एक चुनाव की प्रणाली है वो पुतिन के इर्द गिर्द घूमती है। सन 87 में ये केजीबी का मेंबर था पुतिन, और उसके बाद से फिर आकर के यह यहां पर बैठा है रशिया में। जब दीवार बर्लिन की गिरी है तो वहां उसका सर्वे सर्वा दरअसल पुतिन था। तो
तो पुतिन ने वहां का कुछ मॉडल ऐसा बना दिया कि सारी संस्थाएं अपने हाथ में है, सारे सोर्सेज अपने हाथ में है। और ऐसे ही कुछ कीर्ति जो चीफ मिनिस्टर के बेटे भी हैं, यशवर्धन उनके बड़े भाई अच्छे अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा ये रशियन मॉडल चल रहा है। तो ये भारत को कुछ इस तरह से ले आया जा रहा है कि कोई विपक्ष का बंदा भी सवाल ना कर पाए, कोई सड़क पर पे भी ना आए, और सारे हमारे पास सोर्सेज, रिसोर्सेज, संस्थाएं सब हमारे साथ हो जाए। तो ये टीएमसी की शुरुआत होकर के ये एनसीपी और उद्धव ठाकरे और उसके बाद उत्तर प्रदेश और लखनऊ जहां से आप आते हैं, वो अखिलेश यादव के गढ़ के अंदर उनकी सेंध मारी करने का विचार है, ऐसा ये बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कह रहा है। इन सारी बातों के डॉट्स मिला करके हम अपनी ये बात रख रहे हैं, हमारे पेट की कोई उपज नहीं है इसमें। जी राशिद भाई, गंभीर बात यह है कि जब इस तरह की बातें सामने आएंगी, भारतीय जनता पार्टी विस्तार करना चाहेगी परिसीमन के बहाने से, तो क्या करेंगे नायडू, क्या करेंगे बाकी पार्टियां जिनको डर है कि परिसीमन के बाद भाजपा अपना मोर्चा इतना मजबूत कर लेगी कि फिर उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। और फिर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पास विकल्प क्या है, वो कैसे रोक सकते हैं इस प्रचंड आंधी को? कोई तरकीब, कोई प्लानिंग, क्या लगता है आपको? वैसे तो कांग्रेस को मशवरा देने वाले हजारों यूट्यूबर्स मौजूद हैं, लेकिन वो हुआ यूं है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो एक बहुत चारों तरफ एक वो है, वो उनकी बातें वहां जाने नहीं देते। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, लोग देश के बारे में सोचते हैं, और जब देश के बारे में सोचते हैं तो पार्टियों के माध्यम से सोचेंगे कि भाई ये लोग बेहतर है। खैर, तो पहली तो मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाह रहा था संजय सर, जो आपने कहा कि नायडू क्या करेंगे और ये स्टालिन क्या करेंगे, क्योंकि ये सब लोग इकट्ठे होकर एक बार दिल्ली में आ चुके हैं। 4 PM ने अपनी खबर भी बनाई थी 1 साल पहले, मैंने उसको किया था कि ये जो तमाम दक्षिण जो प्रांत है ये इकट्ठे हुए थे संजय सर, और दिल्ली में आकर इन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है राजस्व जो है वो देश में सबसे ज्यादा हम देती है, यानी कि हमारी बेल्ट। अगर आप मध्य प्रदेश को आधे के अंदर जब आएंगे तो विंध्याचल ऊपर आ जाता है, विंध्याचल के बाद ये दक्षिण का एरिया शुरू हो जाता है। उसका उनका कहना यह था कि हम 1 रुपया देते हैं, 48 पैसे हमें मिलते हैं। बिहार 1 रुपया देता है, 7 रुपए लेता है। तो लिहाजा हमारा सारा राजस्व जो है वो हिंदी पट्टी पर जा रहा है, और हमने पॉपुलेशन भी कंट्रोल की है। तो हमारा कौन सा कसूर है कि बिहार में तो आप सीटें बढ़ा देंगे, उत्तर प्रदेश के तो 80 120 कर देंगे आप, 40 सीटें, और हम जो है पॉपुलेशन के एतबार से हमने कंट्रोल किया है, देश का राजस्व बढ़ा है, हमारा कसूर क्या है? तो ये सारी प्रांत, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे, ये हट जा नहीं सकते बाहर। तो ये स्टालिन और ये सारे, उस जमाने में तो ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी उसमें, केरल में ये सब लोग इकट्ठे होकर आए थे। हालांकि मैंने उसमें यह कहा था कि भाई ये परिवार है पूरा देश, इसमें यह सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा एक विकलांग भाई है उस पर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर बिहार उत्तर प्रदेश में कोई कमजोर है, वहां पर ज्यादा पैसा लग रहा तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी एक बात तो बिल्कुल ठीक है भाई कि हमने तो पॉपुलेशन कम कर ली, हमारी तो सीटें बढ़ेंगी नहीं, लेकिन आप यहाँ सीटें बढ़ाएंगे, यात्राएं निकालेंगे, हिंदू मुस्लिम का जो है तड़का लगाएंगे, यहां पर आप जीत लेंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी तमिलनाडु की, आपको जरूरत ही नहीं। तो ऐसी सूरत में ये अभी फिलहाल 363 करने के लिए स्टालिन को अपने पक्ष में कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू की जहां तक मैं आपको बात बता दूं कि उनका सिर्फ एक ही फोकस है इस समय, अपनी राजधानी। वो आदमी दूसरे मिजाज का है और वो अभी इनसे कुछ उहापोह करेगा नहीं। लेकिन जब ये पूरे दक्षिण का मसला आएगा तो संजय सर, बहुत, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, बहुत सारे बुद्धिजीवी कह चुके हैं कि देश के अंदर जो विघटन की बात आती है ना कभी कभी, कि बंगाल और मणिपुर को अलग कर दिया जा रहा है, उसको अलग कर दिया जा रहा है, ये वही बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय अगर दक्षिण के लोग, उनका पहनावा अलग, उनकी जबानें अलग, उनकी सोच विचार अलग, उनकी पूरी संस्कृति अलग, ऐसे में वो अपने आप को अलग समझते हैं। तो ये इसी वजह से राहुल गांधी और तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई देश के अंदर ये विघटन का जो ख्याल आता है कि भाई हमें अलग कर दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा दक्षिण जो बेल्ट है ये पूरा खड़ा हो जाएगा और देश के लिए बड़ी दिक्कत है। अब ऐसे में बचे कैसे? क्योंकि इन लोगों ने डलहौजी वाली नीति करके विघटन कर दिया है पार्टियों में। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, भस्मासुर जो था, आप मुझे 1 मिनट का समय और देंगे, हंसी भी आपको आएगी, जो हमने सुना है। भस्मासुर जो है शंकर जी की बहुत खिदमत करता था। तो शंकर जी ने जब उससे कहा कि भाई मेरी खिदमत बहुत की, कोई वरदान मांग ले, तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा संजय सर, जैसा हम सुनते हैं अपने बड़ों से, मैंने कोई किताबी इसका वो नहीं दे रहा हूं, कि भाई मैं जिसके हाथ पे भी, सर पे हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने कहा, उसको वरदान दे दिया शंकर जी ने। अब जब शंकर जी ने उसको वरदान दे दिया तो उन्होंने कहा भाई मैं जो हूँ बेसिकली पार्वती माँ से शादी करना चाहता हूँ। अब ये एक नया मामला खड़ा हो गया। वो अब शंकर जी से बोले कि तेरे सिर पे हाथ रखूंगा मैं,
अब वो तो वरदान दे चुके थे, अब वो शंकर जी के सर पे हाथ रखने के मूड में था। शंकर जी ने पार्वती माँ से कहा कि ये तो बड़ा बदमाश आदमी निकला, इसको वरदान क्या दिया, इसने तो काम ही गलत कर दिया है। उसने कहा ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। उन्होंने भस्मासुर से कहा, पार्वती माँ ने, कि मुझे दरअसल शंकर का डांस बहुत पसंद है। अब शंकर जी का डांस दुनिया जानती है कि एक सिर पे हाथ रखते थे और एक हाथ में वो डमरू रखते थे। अब जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पे रखा, वो भस्म हुआ। ये दुनिया ऐसी बातें कहती है। भारतीय जनता पार्टी ने, संजय सर मैं आपको बता दूं, भस्मासुर की तरह इस काम को कर दिया है। आज इमरान मसूद का बयान ये था कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ममता जी का हाल देख लें, अखिलेश यादव। ये इन लोगों ने जो पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ मचाई है, अब ये सब लोग सजग हो गए। इनको मजबूरन ही सही, लेकिन आना पड़ेगा एक ही छतरी के नीचे। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपनी हरकतों से इन लोगों को इतना मजबूर कर दिया है, ममता बनर्जी की पार्टी का हाल देखकर, कि अब इनको साथ आना ही पड़ेगा। लेकिन खाली साथ आने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनके हाथ में सोर्सेज हैं, संस्थान है। इन्होंने जड़ों पे वार कर रखा है। तो जैसे अखिलेश यादव ने कल अकलमंदी की थी ना, 2024 में मंदिर बन चुका, उससे पहले अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण बनाया था, इन सबको यही काम करना है। उसने अपने रिश्तेदारी में 5 टिकट दिए और मुसलमानों को 4 टिकट दिए, 5 मुसलमानों को 4 यादव को। उसने दिया ही नहीं किसी को टिकट। बड़ी समझदारी का काम किया मुलायम सिंह जी के लड़के ने। तो मैं ये कहना चाह रहा था संजय सर कि ये काम राहुल गांधी अभी इस बारे में शायद समझते हैं, नहीं समझते, उनको इकट्ठा होकर के कुछ इस प्रकार का ही जातीय समीकरण बनाना पड़ेगा। वरना ये मैं आपको बता दूं, हिंदी बेल्ट के अंदर इतना ज्यादा जहर भर चुके हैं ये, कि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जितने भी जेनजी इकट्ठे हुए थे ना, इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो बीजेपी के वोटर्स। और मैं आपको फिर बता दूं, फिर भी ये कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विघटन कर देंगे। इनके पास कोई चारा नहीं होगा। वही गाड़ी खड़ी मिलेगी एक बीजेपी की, उसमें बैठना पड़ेगा उन लोगों को भी जो लोग इनकी नीतियों को समझने के बावजूद इनको वोट नहीं देना चाहते। उनको भी मजबूरन वोट देना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी अगर चाहे, ये विपक्ष अगर चाहे, अपनी नाक को थोड़ा सा नीचे करें, ममता बनर्जी का हाल देखें। जो इमरान मसूद ने कहा है, इकट्ठे हो और आकर के पॉलिसीज की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये जातीय समीकरण नहीं बनाएंगे, हिंदुत्व का तड़का किसी सूरत में कम नहीं होगा। जी राशिद भाई, क्या लग रहा है आपको कि जातीय गणित नहीं बन पा रहा? जिस तरह से दलितों में, पिछड़ों में नाराजगी है, जिस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है, पिछड़ों के पद खाली हैं, दलितों पे अपमान किया जा रहा है, क्या अब दलितों और पिछड़ों को नजर नहीं आ रहा कि अगर पूरी बहुमत हो गई तो जैसे अयोध्या के लल्लू सिंह से लेकर मेरठ के अरुण गोविल ने कहा था कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो फिर संविधान बदलने का खेल शुरू होगा। हो सकता है फिर ऊंची जातियों का वर्चस्व आ जाए, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा सम्मानित है इनके लिए। आरएसएस का चीफ अगर एक बार एक व्यक्ति रज्जू भैया का छोड़ दो तो हर बार ब्राह्मण होता है। पिछड़े और दलित, मुसलमान तो मतलब ही छोड़ दीजिए, पिछड़े और दलित पुलाव में उस इलायची की तरह होते हैं जो टेस्ट तो बना देते हैं, बिरयानी बढ़िया तो बना देते हैं, पर खाते समय उसको निकाल दिया जाता है, थूक दिया जाता है। आप देखो, पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर ब्राह्मण है तो कहीं का कहीं बिठा देंगे। कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश आज भी लोगों को जहन में बीजेपी के लोग भुनाते हैं। पर मुख्यमंत्री का, मुलायम सिंह का प्रमुख सचिव कौन था? नृपेंद्र मिश्रा। अयोध्या के कार सेवक है जिससे 3 गोलियां लगी थी, उसने मुझे इंटरव्यू देते देते रो पड़ा कि हम तो बड़े धोखे में रह गए। जिस नृपेंद्र मिश्रा ने हमें गोली चलाने का, हमारे ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया, वो राम मंदिर बनवा रहा है। नतीजा ये हुआ कि पहली बारिश में छत लीक हो जा रही है। अयोध्या में गुजरात के ठेकेदारों की पौबारें हो रही है। जमीनों के रेट बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन तक आ गए। अमिताभ बच्चन तक मोर्चा संभालने लगे और फिर वहां पे अजीब अजीब खेल होने लगे। लेकिन अयोध्या में फ्लाइट आधी रह गई, भीड़ नहीं आई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब तो मंदिर चढ़ावा चोरी के किस्से भी सामने आ गए, तब भी नृपेंद्र मिश्रा ब्राह्मण है। तो मेरा कहना यह है कि क्या अभी भी पिछड़ों और दलितों को समझ नहीं आ रहा कि खेल क्या हो रहा है, या समझ आ गया और यही बीजेपी के लिए परेशानी की बात है? संजय सर, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट इस बारे में करूंगा कि आपका नाम संजय और आपका सरनेम शर्मा लगता है। और हकीकतन बात यह है कि आप एक उस कमजोर तबके की बात उठा रहे हैं जिसके साथ एक विश्वास जुड़ा हुआ था। आप उन कमजोर लोगों की बात कर रहे हैं। यही है वो देश की हकीकत में खूबसूरती, कि जब संविधान के निर्माता बैठे थे ना, तो वहां ये झगड़ा कभी नहीं हुआ कि आप किस जाति से हैं, आप किस जाति से हैं।
क्योंकि पूरे देश को यकीन था कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें अपर समाज के भी ज्यादा हो भले ही, तो उनको यकीन था कि भाई हमारी बात करेंगे। और यकीन मानिए पूरे देश ने इस बात को जाना कि एक जमाने तक अपर समाज ने प्रतिनिधित्व किया है और आज भी करता है। आज भी मुसलमानों की लड़ाई, कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाला एक शर्मा होता है, एक अपर क्लास का बंदा होता है। खैर, तो लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में आया और भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने कमाने अपने हाथों में ली, तो उनका ताल्लुक ये था कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है और जनसंघ जो पहले से है, मेरे पास ये डाटा है, कोई भी चाहे तो मुझसे मांग सकता है कि जब से जनसंघ बना और भारतीय जनता पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट कभी कम नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हर 5 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है। एक बार ऐसा जरूर हुआ है कि ये वोट जो है बराबरी में रहा, कम कभी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि एक समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से ही वोट देता है। लेकिन जब अमित शाह ने यह देखा कि भाई खाली इस समाज से काम नहीं बनता, तो उस समय फिर उसने 50% से ज्यादा जो ओबीसी और दलित और कमजोर तबका था वहां पर उन्होंने निगाह डाली और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर सुराग किए गए। अब आप देखें 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव में संजय सर जो दलित समाज है, मायावती को किसी भी तरीके से साइडलाइन किया गया। बल्कि 2022 में चुनाव में तो आधा चुनाव गुजरने के बाद, अमित शाह के इशारा होने के बाद मायावती बोली है। 2024 के चुनाव की बात मैं आपको बताऊं तो 24% दलित वोट मिला है अखिलेश यादव की पार्टी को, 25% मिला है भारतीय जनता पार्टी को और 44% मिला है मायावती की पार्टी को, यानी कि बसपा। अब आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि 25% वोट वो 2024 में दलितों का ले गए, जबकि पूरे देश में यह माहौल बन गया था कि ये लोग अगर आ गए तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। तो होता यह है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि जब गाड़ी एक ही खड़ी होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी खटारा हो, और मंजिल पे जाना हो और लुभाने वाला कंडक्टर और हेल्पर कह रहा कि आओ दिल्ली, आओ दिल्ली, आओ दिल्ली, तो वो लोग चले जाएंगे, उसी में बैठ जाएंगे। क्योंकि सारी बाकी गाड़ियों में उन्होंने बता दिया इसमें बम रखा हुआ है, इसके तो अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका ड्राइवर शराब पिए बैठा है। उन्होंने तमाम पार्टियों को बदनाम कर दिया है सर, और अपनी पार्टी उनकी अकेली है। तो मजबूर हो जाता है वो 7-8% ब्राह्मण वोट भी उत्तर प्रदेश में खास करके जो परंपरागत वोट रहा कांग्रेस का, तो वो भी चला जाता है मजबूरी में। तो ये एक मजबूरी है कि आप कह रहे हैं ना कि उनको सबको मालूम है, मालूम तो पड़ चुका है, ऐसा नहीं है। ये मालूम पड़ने की खबर मैं आपको बता देता हूं कि सोशल मीडिया पर आपका चैनल हो या और भी इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनको सुनने वाले देख लीजिए आप, और मोदी जी की मन की बात देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। मैंने अभी एक छोटा सा डाटा इकट्ठा किया था कि जैन जी जो मोदी जी ने अपना काम शुरू किया था, उसके अंदर इतनी गालियां पड़नी शुरू हुई थी, उसके अंदर मैंने कहा कि जैन जी घुस गए मोदी जी के इनबॉक्स में। लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है संजय सर, तो ये मजबूर हो जाते हैं। ये कभी यादव को बड़ा भारी अराजकता वाला बता देते हैं, मुसलमान को आईएसआईएस का बता देते हैं, ये तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ते ना। अब वो वोटर इतना दब्बू होता है, वोटर इतना बेचारा भोला होता है। मैंने 2022 में अखिलेश यादव हमारे यहाँ आए थे, तो मैंने ऐसे ही जैसे आप सामने बैठे हैं, मैंने उनसे कहा, मैं कहा साहब बड़ा समाज जो अपर समाज है वो इस बार आपको वोट देना चाहता है, लेकिन आपके बारे में उन लोगों ने खंडन ये कर दिया है, एक प्रोपेगेंडा ये कर दिया है कि 2017 से पहले गोया के अराजकता थी दोबारा आ जाएगी। तो अखिलेश यादव जी ने मुझे नोटिस करते हुए कहा कि सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैंने पुलिसिंग अच्छी की। तो ये लोग प्रोपेगेंडा के साथ, टूल्स के साथ, एसआईआर के साथ, चुनाव आयोग के साथ, आईटी के साथ, सीबीआई के साथ, और उसके बाद हिंदुत्व का तड़का ये लगाते हैं, उसके बाद इनकी हांडी तैयार हो जाती है। उस वक्त आप और हम कितने भी मुसन्निफ और कितने भी जहन साज और कितने भी रोशन दिमाग लोग आ जाएं, वो आकर के डर जाते हैं संजय सर। वो समझते हैं कि यार ये अगर लोग आ गए टोपी वाले तो ये लोग आईएसआईएस बना देंगे। अब माहौल जब ऐसा बना दिया है, साउथ में ये मामला है नहीं, वहां पर ये टिकते नहीं है, तो यहां पर तो पढ़ा लिखा समाज भी एक जो है अपर समाज जो था, जो आप कह रहे हैं यार, ये इन समाजों को इस तरह से इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। तो ये इस वजह से बार बार अपनी हांडी चला देते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात कर लूं थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की। क्या अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम परमानेंट होगा? इजराइल की क्या स्थिति रहेगी और इस युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ, बताइए राशिद भाई। देखिए, इस युद्ध से क्या हासिल है तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा संजय सर, लेकिन वी शुड लर्न फ्रॉम द ईरान टैक्टिस। हमें यह देखना चाहिए कि जिस देश पर 47 साल से सैंक्शन लगे हुए थे
वो कितनी मजबूती से अपने लोगों के साथ खड़ा रहा। और दुनिया की सुपर पावर, मैं आपको सच बता रहा हूं, 14 पॉइंट जो उनके निकल कर आए उसके अंदर 99% ईरान का फायदा है। ईरान के जब सैंक्शन हट जाएंगे, ईरान का तेल इस दुनिया में इराक के बाद सबसे शानदार है, सबसे हल्का तेल है। ये वेनेजुएला का जो तेल लेने की हम बात कर रहे हैं, ये संजय सर ऐसा है जैसे तारकोल। इसकी रिफाइनरी जो जामनगर में अंबानी जी ने लगा रखी है वो कर रही है उसको, उसमें कोई दो राय नहीं, कर भी लेगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के एतबार से, खर्चे के एतबार से इतना महंगा हमको पड़ने वाला है। तो ईरान ने मनवा ली है, तो हमें भी ये काम करना चाहिए। अब आ जाती है बात ईरान की, तो ईरान के इस संधि में दरअसल ट्रंप को ये मालूम पड़ चुका है कि ईरान किसी सूरत में बाज नहीं आएगा, और वो उसकी टैक्टिक्स लड़ने की कुछ और है। और मैं आपको एक बात बता दूं, चीन उसे कभी हरने नहीं देगा, किसी सूरत में नहीं हरने देगा। चीन पीछे आकर के सारे काम कर रहा है, जैसे वो सिंदूर में पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, ऐसे वो ईरान के साथ खड़ा है। तो अब आकर के ये वाकई जिनेवा में सिग्नेचर हो जाएंगे, क्योंकि बैरूत के अंदर हमला करके और बाकी तमाम जगह करके नेतन्याहू ने ये तो जाहिर किया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसका आज भी बयान आया उसके मिनिस्टर कैन का कि हम लेबनान से फौजें नहीं आएंगे, जबकि ट्रंप के अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि पूरे रीजन में लड़ाई बंद हो जाएगी इंक्लूडिंग लेबनान। तो उनकी अलग बात है, वो खैर अपनी जो है, जैसा कि गाजा में अब तक नहीं हो पाया है कोई सीज फायर, होने के बावजूद भी ऐसी छोटी मोटी झड़पें चलती रहेंगी। लेकिन अमेरिका को ये पता चल गया कि इस लड़ाई के अंदर उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। 2 बिलियन पर डे उनके खर्च हो रहे हैं, जो हिसाब वो दे रहे हैं वो बेईमानी का है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अंग्रेजी अखबारों ने छाप कर रख दिया है। तो अब ईरान तो ये समझ लीजिए उनकी जीत है। हालांकि कल भी उसने जो है बैरूत पे हमला करके सोचा कि खत्म हो जाएगा, वर्चुअल सिग्नेचर होने भी जा रहे थे, लेकिन अब फिजिकली सिग्नेचर होंगे। और मैं आपको खबर दे दूं कि संभवतः उसके अंदर ट्रंप भी जा सकते हैं जिनेवा में 19 तारीख, जिस दिन फ्राइडे है। तो ये एक ईरान की बड़ी जीत मानी जा रही है। और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में वो जो कह रहे हैं कि टोल खत्म हो गया है, उसने इन्वायरमेंटल फीस के नाम पर एक फीस रख दी है, वो जरूर लेगा। और उसके बाद उसका तेल बिकेगा, उसके दुनिया से जुड़ने की कोशिश करेगा। और रही बात वो न्यूक्लियर की जिसके बारे में ये कहते हैं, उनका तो शुरू से कहना था कि न्यूक्लियर हमें बनाना ही नहीं है। हाँ, उनका जो स्टॉक पाइल्स है उस वो इतनी जमीन के नीचे उन्होंने सारे टनल्स के मुंह को खत्म कर दिया, कोलैप्स कर दिया। तो ईरान जीत फातेह होकर निकला है, और इसमें कोई दो राय नहीं, चूंकि इसराइल का मकसद कुछ और है, वो लड़ाई कुछ करता रहेगा। लेकिन अमेरिका की ये बात समझ में आ चुकी है कि मिड टर्म इलेक्शन में भी ट्रंप को जाना है, और अमेरिका के लोग जान चुके हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी इक्तिसादी हालत ईरान से लड़ाई करने में बिल्कुल भी सही नहीं होगी। चीन बहुत तेजी से आगे जा रहा है, तो इसमें तो ईरान को आप फातेह ही मानेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन इसराइल के मंसूबे अभी कुछ और हैं, कुछ ना कुछ इसमें बाकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत की राशिद भाई, बहुत मजा आया, थैंक यू। ये थे राशिद जहीर, पूरी बातचीत आपने सुनी और मुझको यकीन है बातचीत आपको कई एंगल से पसंद आई होगी। आखिर अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान को झुकाना मुश्किल है, असंभव है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर इजराइल ने खेल खेला था वो भारी पड़ गया। काश विश्व गुरु समझ पाए कि इजराइल हमारे साथ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में इनफैक्ट दुनिया के कोई देश हमारे साथ नहीं खड़े थे। इससे खराब विदेश नीति और इससे नाकारा विदेश मंत्री शायद ही कभी इतिहास के पन्नों में भारत का कोई रहा हो। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा।